इंडियन क्रिकेट में पिछले 5 साल में जब जब बड़े प्लेयर्स अनअवेलेबल हुए हैं और इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को मौका मिला है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ब्रिस्बेन की जीत इसका एग्जाम्पल है। इस सीरीज को आप ले लें, बड़े प्लेयर्स अनअवेलेबल थे और बल्लेबाजी के ऊपर सवाल था कि इंडिया कैसे बल्लेबाजी करेगी इस सीरीज में। यंग प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और 3 पारियों में 3 बार 300 से ज़्यादा रन बनाए। इस पारी में 587 रन बना दिए। स्पेशली शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, बाकी बल्लेबाजों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट शुभमन गिल अपनी बल्लेबाजी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। आप गेंदबाजी पर गौर करिए, जसप्रीत बुमराह इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे और इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के मुकाबले कहीं बेहतर गेंदबाजी करके ऑलरेडी दिखा दी है। इंग्लैंड को पूरे मैच में जो स्विंग मिली है वो मिली है 0.7 डिग्री और उनके गेंदबाज बल्लेबाजों को आउट करने में नाकाम रहे पूरी तरह से। इसी वजह से इंडिया ने 587 रन बनाए। बट इंडियन टीम को छोटी सी विंडो मिली 19-20 ओवर की, वहां पर 3 प्लेयर्स इंग्लैंड के ऑलरेडी उन्होंने आउट कर दिए और इस मैच को एक तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इंडिया ने जबरदस्त गेंदबाजी की और उसमें आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, जो पिछले मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, विकेट नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। तो ये तो इंडिया की गेंदबाजी की बात हो गई। बट शुभमन गिल ने जो पारी खेली है वो बड़ी जबरदस्त पारी है, बड़ी पारी है। जो गलती शायद वो पिछले मैच में कर गए थे, 147 की पारी और बड़ी बनानी चाहिए थी, वो नहीं बना पाए थे। उस कमी को उन्होंने इस मैच में पूरा कर दिया, क्योंकि इस मैच में शुभमन गिल के 269 हैं, बाकी कोई सेंचुरी नहीं है। 2 बड़ी पारियां यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा की तरफ से जरूर आई हैं, बट पिछले मैच में आपके पास 2 और सेंचुरीज थी, फिर भी आप उतना स्कोर नहीं बना पाए थे। शुभमन गिल ने जितना डीप बैटिंग की है उससे टीम को बहुत फायदा हुआ है और ओवरऑल स्कोरबोर्ड जो आपको दिखता है 587 रन, इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी सामने वाली टीम के ऊपर जाता है कि जब आप स्कोरबोर्ड देखते हैं कि यार 587 रन बनाने हैं, पहले हमें ये लीड खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कुछ लीड देंगे इंडिया की टीम को और फिर मैच आगे जाएगा। तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये बड़ा स्कोर इंग्लैंड के ऊपर डालता है। फिर आप जो 1.5 सेशन एक्स्ट्रा गेंदबाजी करवाते हैं, फील्डिंग करवाते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्लेयर्स थकते भी हैं और फिर ऊपर से आखिर का 1.5 घंटा आप बल्लेबाजी करने के लिए दे दें तो वो चैलेंजिंग और होता ही है। तो इंडिया के लिए सारी चीज़ें सही हुई। शुभमन गिल ने बहुत शानदार पारी खेली है और शुभमन गिल ने बल्लेबाजी से अब इंडियन फैंस का दिल जीतना शुरू कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज को लेकर के जो सवाल उठते थे, उन सवालों के जवाब उन्होंने इस सीरीज में दे दिए हैं। और इस सीरीज में आते आते शुभमन गिल की तरफ से बदला क्या है, शायद जैसे उन्होंने गेंदें छोड़ी हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो एक चीज़ है जो आपको नज़र आएगी। मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, जो मैच के बाद दीपदास गुप्ता के साथ इनका इंटरव्यू था, वहाँ पर भी वो बात कर रहे थे कि मैं शायद बल्लेबाजी उतना एंजॉय नहीं कर रहा था पहले, आज की डेट में मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ बल्लेबाजी और सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं रन बनाने पर मेरा ध्यान नहीं है कि मेरे को स्कोर करना है, वो डेस्परेशन है। तो जिस तरह से मैं प्रोसेस पर ध्यान दे रहा हूँ और सिर्फ अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम है। क्योंकि शुभमन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्ट्स इनको मिल रहे थे ओवरसीज़ में, बट 30s में 40s में जाके आउट हो जा रहे थे, उन स्कोर्स को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट कुछ तो टेक्निकल चेंजेस भी हुए हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने इस दौरे की शुरुआत आईपीएल के साथ ही कर दी थी। आईपीएल में ही उन्होंने वाइट बॉल के साथ रेड बॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और इस दौरे की शुरुआत कर दी थी। तो कुछ जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, सबसे पहले आप देखिए इस तस्वीर में, जहां पर आपको दिखेगा कि उनका जो हैंड पोजीशन है, जो पहले शायद थोड़ा सा दूर रहता था, उसको ज़्यादा नज़दीक लेके आए हैं। और ये इसलिए हुआ है कि डिफेंस को और टाइट किया गया है। पहले उनका डिफेंस जो है वो ब्रीच हो जाता था, खास करके अंदर आने वाली गेंद पर। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क ने उनको एक बोल्ड मार दिया था। उस तरह के कुछ और डिसमिसल भी थे जहां पर वो एलबीडब्ल्यू हो जाते थे या बोल्ड हो जाते थे अंदर आने वाली गेंद पर। तो उसके लिए थोड़ा सा जो हाथ दूर रहते थे, बल्ला बॉडी से दूर रहता था, उसको नज़दीक लेके आए। आपको पहली तस्वीर में दिखेगा। बाकी स्टांस में, ट्रिगर मूवमेंट में आपको कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जो बल्ला थोड़ा सा बाहर की तरफ से आता था, उस बल्ले को जब हाथ क्लोज आ गए तो ऑब्वियसली बल्ला आपका जो है वो फर्स्ट स्लिप और विकेट कीपर के बीच से आना शुरू होगा। आप अगर ये सेकंड पिक्चर देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि बल्ला उनके सर के पीछे है, इवन दिख भी नहीं रहा है।
क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया है। अगर इसको थोड़ा सा 1-2 फ्रेम पीछे लेके जाएं तो आपको दिखेगा कि विकेट कीपर के दाएं हाथ के आसपास से आ रहा है। बेसिक चीज़ है कि जब आप फॉरवर्ड डिफेंस करने के लिए जा रहे हैं और आपका बैट एंड पैड के बीच में कम से कम गैप रहे तो आपके हाथ क्लोज टू द बॉडी हो, और दूसरा आपको जो बल्ला नीचे आ रहा है वो जितना सीधा आए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर वो फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप की तरफ से आएगा तो वो ऑटोमेटिक गैप जो है वो क्रिएट करेगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई शुभमन गिल की बल्लेबाजी में। उसके बाद आप ये तीसरी चीज़ देखिए, इस पर तो राहुल द्रविड़ के ज़माने से काम चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, कि जब आके डिफेंस कर रहे हैं तो बल्ला उनका कहाँ तक जाना चाहिए। पहले उनका बल्ला जो था वो नी रोल से आगे चला जाता था। अभी आप इस तस्वीर में देखिए, बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है, बिल्कुल अंडर द हेड, टो के सामने आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आपको वो चीज़ नजर आएगी। दूसरा, उनके बॉटम हैंड पर भी गौर करिए कि मुट्ठी खुली हुई है, बंद नहीं है। ये बंद होती थी जहां पर टाइट बॉटम हैंड आपको देखने को मिलता था, तो ये सॉफ्ट बॉटम हैंड भी आपको देखने को मिल रहा है। और वही चीज़ है जो हेल्प आउट कर रही है कि बल्ले का एंगल ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है। ये कुछ टेक्निकल चेंजेस हैं जो शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी में किए हैं, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि बल्ला ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा है। उसके अलावा ऑफसाइड पर उन्होंने जिस तरह से गेंद छोड़ी है वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ट्रेनिंग भी है कि उन्होंने अपने आप को जिस तरह ट्रेंड किया कि मुझे आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो है ज़्यादा दूर की गेंद नहीं खेलनी है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुभमन गिल की टेंडेंसी है फ्लिक शॉट, उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग शॉट है जिसको वो इजीली खेलते हैं। आप ये वाली तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देख के आप बताइए, आपको लगेगा कि ये ऑन ड्राइव है या स्ट्रेट ड्राइव, बट ये फ्लिक शॉट खेल रहे हैं शुभमन गिल। और फ्लिक शॉट खेलने से जस्ट पहले बॉल पहुंच गई है, बल्ले का फेस देखिए जो कि पहले बंद हो जाता था, उस वजह से भी डिफेंस ब्रीच होता था, पैड पे लगती थी, बीच से निकल जाती थी, बोल्ड होते थे। अब जो है वो ज़्यादा सीधा सामने के वी में खेलने की कोशिश करते हैं। इवन फ्लिक भी कर रहे हैं तो पहले बल्ला सीधा आता है और उसको लेट मोड़ते हैं, वो स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर फ्लिक खेलने की तरफ नहीं देख रहे हैं, उसका सीधा ही खेलने की तरफ देख रहे हैं। तो ये बेसिक कुछ फंडामेंटल 4-5 चीजें हैं जो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में सही की हैं। इन सब टेक्निकल चेंजेस के साथ शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की है, और आप ये अगर बैगन व्हील देखेंगे जिसमें आपको ऑफ साइड देखें, लेग साइड देखें, दोनों तरफ आपको ऑलमोस्ट 50-50 रन दिखेंगे। आप इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर देखें, बिहाइंड द स्क्वायर देखें, आपको वहां भी 50-50 दिखेगा। तो ये जो 360 डिग्री बल्लेबाजी है ये उनका डोमिनेशन दिखाती है। उसके अलावा आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं जहां पर हर गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने कितनी गेंद में कितने रन बनाए हैं, तो ऑलमोस्ट हर गेंदबाज को उन्होंने डोमिनेट किया, ऑलमोस्ट नहीं डोमिनेट किया है उन्होंने हर गेंदबाज को। ये चार्ट भी आपको बता रहा है, उनका बैगन व्हील भी आपको ये बता रहा है कि उन्होंने ग्राउंड के हर कोने में शॉट्स खेले हैं, जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में उन्होंने ज़्यादा खेले, किसी एरिया में कम खेले हैं। तो ये उनकी बल्लेबाजी की बात हुई। उसके बाद उनको इस तरह की सफलता इस सीरीज में मिलती हुई दिखाई दी है। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने भी एक जबरदस्त पारी खेली, और रविंद्र जडेजा के कंट्रीब्यूशंस बल्लेबाजी में जो ओवरसीज स्पेशली रहे वो बहुत बार डिस्कस उतने नहीं होते जितने होने चाहिए, बट वो हमेशा ऑड ओकेजन्स पर आके इस तरह की पारियां खेल देते हैं जब टीम को चाहिए थी। क्योंकि जो 203 रन की पार्टनरशिप हुई है उनकी शुभमन गिल के साथ, ये डिसाइसिव पार्टनरशिप है इस मैच में। लेकिन जिस तरह से रविंद्र जडेजा आउट हुए और शॉर्ट बॉल उनको तंग कर रही थी, तो बहुत गलत पोजीशन में आए हैं। आप उनका अगर पोजीशन देखेंगे तो दोनों पैर आपको हवा में दिखेंगे, उनकी जो नज़र है वो बॉल पर बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से उन्होंने हटा लिया है। तो आप सबसे खराब पोजीशन शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट जिसको मानते हैं, और शॉर्ट बॉल उनकी एक प्रॉब्लम है जिसके खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं, पहले भी आउट हुए हैं, और अच्छी वेल डायरेक्टेड शॉर्ट बॉलिंग होती है तो उनको मुश्किल आती है। हालांकि उन्होंने अच्छा टैकल किया है, बाकी आप अगर शॉर्ट बॉलिंग को देखेंगे तो उन्होंने उसको अच्छा टैकल किया है। उसके बाद आप अगर वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो जो 40 ऑड रन का कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत वैल्यूएबल था, बिकॉज उस पार्टनरशिप ने आपके लिए 100 रन और जोड़े, और कहीं ना कहीं वो जो 587 है और 480 वो डिफरेंस आपको साफ साफ नजर आएगा, जिसकी वजह से इंडिया की टीम और बेहतर पोजीशन में है। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए और जो रूट का जो गेंद था वो पड़ने के बाद जितना सीधा हुआ है, ये इंडियन स्पिनर्स के लिए खुशखबरी जरूर है कि बॉल अगर ऐसे टर्न होगा इस विकेट पर तो जडेजा हो, वाशिंगटन सुंदर हो, दोनों के लिए अच्छी खबर है। और इस विकेट में जितना ड्राइनेस है
शायद आगे चल के आप देखें स्पेशली चौथे दिन से 5वें दिन से, तो इंडियन स्पिनर जो है वो जरूर यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू लीड्स। और चौथी पारी यहाँ आसान नहीं होगी। यहाँ पर विकेट बल्लेबाजी के लिए शुरुआत में अच्छा है, बट जैसे जैसे आगे खेलते जाएंगे ये विकेट बल्लेबाजी के लिए और बेटर नहीं होगा। पिछले वाले में क्या था, विकेट बेटर था, बट जितना गेम होता गया विकेट और बेटर ही होता चला गया। 5वें दिन आते आते विकेट उतना डिटोरिएट नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। बट यहाँ पर चूंकि शुरू से विकेट ड्राई है, हल्की फुल्की ग्रास जो थी वो वही ब्राउन ग्रास जिस तरह की थी वो छोड़ी गई थी, बट चौथा दिन आते आते ये विकेट टर्न जरूर करेगा। आप देखो दूसरे दिन जो रूट की गेंद इस तरह से टर्न हो सकती है, तो फिर चौथा दिन आते आते वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की गेंद आपको टर्न होते हुए जरूर नजर आएगी। उसके बाद इंडिया की टेल तो खैर जल्दी ही निपट गई, बट इंडियन फास्ट बॉलर्स ने जो काम किया है वो बहुत कमाल का है। बेन डकेट का डिसमिसल, जो पिछले मैच के हीरो भी थे इंग्लैंड के लिए, उनको जिस तरह से आउट किया आकाशदीप ने, और आकाशदीप ने आके पहली बॉल से टिप्पा सही पकड़ा था। आप एक चीज देखिए, आकाशदीप का पिच मैप देखिए, आपको एक भी शॉर्ट बॉल नहीं दिखेगी आकाशदीप के इस पिच मैप पे। ज्यादा गेंदें जो है वो आपको गुड लेंथ पर नजर आएंगी। तो आकाशदीप का आज टिप्पा सही था, अच्छी पेस में अच्छे रिदम पर जो है वो गेंदबाजी कर रहे थे, और उन्होंने बेन डकेट को बहुत अच्छा सेटअप किया है। पहले वो थोड़ा सा पीछे की गेंद कर रहे थे, बेन डकेट जो है उस लाइन से 2-3 गेंदें उन्होंने छोड़ी, बट हल्का सा उन्होंने आगे की, और बेन डकेट टेम्पटेड रहते हैं हमेशा। यही पोजीशन थी, पिछली बार कुछ कैचेज जो है वो फ्लाई कर गए थे गली और थर्ड स्लिप के बीच से या थर्ड स्लिप के आसपास से, क्योंकि वहां पर फील्डर जो है वो अवेलेबल नहीं था। इस बार शुभमन गिल की कप्तानी भी थोड़ी सी ज्यादा प्रोएक्टिव थी, आपको 3 स्लिप गली वो तो दिखेगा ही दिखेगा। बाद में जब 2 विकेट गिर गए तो वहां पर शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग भी जो है वो उन्होंने प्लांट करके रखा हुआ था, क्योंकि विकेट टू विकेट बाद में गेंदबाजी हो रही थी, और आइडिया ये था कि वहां से अगर गेंद आए तो फिर कैचिंग फील्डर जो है वो वहां पर होना चाहिए, जो कि आप कई बार बैट्समैन को दिखाते हैं कि मैं अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा हूं एज ए कैप्टन। तो वो शुभमन गिल की कप्तानी भी इस बार, चूंकि रन्स भी हैं आपके पास, तो वो भी एक फैक्टर है। बट आकाशदीप ने बेन डकेट के लिए जिस तरह से ये वाली गेंद डाली, अच्छी गेंद थी, एंगल का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, और वाइड आउटसाइड ऑफ द क्रीज जाके उन्होंने इसको रिलीज किया था, और वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा अंदर आएगी, वो उतना अंदर आई नहीं, हल्की सी वहाँ से सीधी तो नहीं हुई, बट जितना वो एंगल के साथ अंदर आने का एक्सपेक्ट कर रहे थे बेन डकेट, उतना अंदर आई नहीं, इसलिए आउटसाइड एज लगा। और ये जो बॉल है इस लाइन पर वो हमेशा टेम्पटेड रहते हैं, और उनसे गेंदें जो है वो इस एरिया में, गली के एरिया में जाती हैं। और शुभमन गिल ने कैच भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ा डाइव करके, क्योंकि जस्ट वो उस बॉल से पहले आए थे, थोड़ा बहुत बाहर जो है वो कैचेस ले रहे थे, लंबी बैटिंग करके आए थे, और शार्प कैच उन्होंने पकड़ा। बट उसके बाद आकाशदीप ने जो ओली पोप को आउट किया है, सबसे पहले आप आकाशदीप का रिलीज देखिए, क्योंकि रिलीज में आपको ये दिखेगा कि क्लोज टू द विकेट बॉल छोड़ी गई है। उनका रिस्ट पोजीशन देखिए, साथ में आपको अगर सीम दिख रही होगी तो आपको ये अंदर आने वाली गेंद दिखेगी, इन स्विंगर दिखेगी, और एक्चुअली ये इन स्विंगर है, गेंद हवा में पड़ के अंदर ही आई है। अब आप एक और तस्वीर देख लीजिए इसको कंफर्म करने के लिए कि बॉल की सीम किस तरफ है। जब बॉल हवा में है तो बॉल की सीम अंदर की तरफ ही है, और बैट्समैन भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि बॉल का सीम अंदर की तरफ है, ये बॉल अंदर की तरफ ही आएगा। लेकिन बॉल पड़ी है, पड़ने के बाद अब आप सीम देखिए किस तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। और एक्चुअल में आप देखिए जहां पर ओली पोप ने गेंद खेली है, कौन से स्टंप की गेंद है, ऑलमोस्ट 5वें स्टंप की गेंद है। आप तो वैसे अगर आप सिर्फ ये तस्वीर देखें तो आप कहेंगे यार 5वें स्टंप की गेंद को फ्लिक कौन मारता है। 5वें स्टंप की गेंद उसने फ्लिक नहीं मारी थी, उसने जो सीम देखी और बॉल का एंगल देखा वो अंदर आना था। चूंकि बॉल हवा में स्विंग होके अंदर की तरफ आई, बट पड़ने के बाद जो सीम हुई है वो सीम होने की वजह से वो 5वें स्टंप पे जाके बॉल निकली है। तो दिस वाज द क्वालिटी ऑफ आकाशदीप, जो उन्होंने पहले गेंद स्विंग करा के अंदर की तरफ लेके आए, फिर पड़ने के बाद जो सीम होके बाहर की तरफ गई है, उस वजह से ओली पोप उस वाली गेंद को खेलने पर मजबूर हुए। वो उसको मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप की गेंद समझ के फ्लिक मार रहे थे, बट सीम होके बॉल इस तरह से निकल गई, आउटसाइड एज लिया, केएल राहुल ने अच्छा कैच पकड़ा। तो आकाशदीप ने एक्चुअली छोटा सा स्पेल था, 2 विकेट बहुत ही कमाल के उन्होंने लिए। उसके बाद आप मोहम्मद सिराज ने भी बहुत डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की है, और आप दोनों बॉलर्स का पिच मैप अब एक साथ देख लीजिए। पहले 14 ओवर में एक भी शॉर्ट बॉल नहीं है। इंडिया की टीम ये चीज जो है आज के दिन पर करेक्ट करके आई थी कि पिछले मैच में जितना शॉर्ट बॉलिंग आपने कर दी थी,
आज ज्यादातर गेंदें गुड लेंथ के एरिया पर या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर थी, बहुत ज्यादा आगे आप वैसे भी नहीं कर सकते थे क्योंकि आप सीम कराने की तरफ देख रहे हैं, फिर ड्राइविंग आसान हो जाती है। जैसे आकाशदीप ने पहले ओवर में डाली थी क्रॉली को, तो कुछ ड्राइव्स उनको लग गई थी, वहां पर कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा उनको परचेज मिले, फिर उन्होंने हल्की सी लेंथ उसके बाद जो है वो पीछे खींच ली थी। अब सिराज की जो क्रॉली वाली गेंद थी, शायद जो सिराज का डिसिप्लिन था वो उनको विकेट दिला के गया। बट सिराज की गेंदबाजी में एक चीज आज देखने को मिली, सिराज ने इस पारी में जो 7 ओवर किए हैं वहां पर सीम अप डिलीवरी का इस्तेमाल ज्यादा किया है, जो कि स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल यूजुअली वो ज्यादा करते हैं। और सिराज ने अच्छे टिप्पे पर पकड़ के गेंद डालने की कोशिश की है, जो कि उनसे डिमांड की जाती है जब वो जसप्रीत बुमराह के साथ भी गेंदबाजी करते हैं। बट आज वो डिसिप्लिन उनकी तरफ से अच्छा दिखा। शायद ये गेंद उतना विकेट लेने वाली वो जेन्युइन डिलीवरी तो नहीं थी, बिकॉज ये जबरदस्ती का शॉट खेला गया है क्रॉली की तरफ से। आप शॉट खेलते हुए देखिए कि कहाँ है वेट, वो बीच में ही रह के खेल गए, नाइदर फॉरवर्ड नाइदर बैक, वो कहीं नहीं गए, वो बीच में ही रह के खेल गए और अधूरे मन से खेला गया। जो शॉट आप कहते हैं ना कि वो आधा अधूरा शॉट आप जो खेलें, उसकी वजह से ही गेंद जो है वो स्लिप में गई है। बट ऑल एंड ऑल तो इंडिया के पास 3 विकेट हैं, इस विकेट पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बॉल टर्न भी हो सकता है, और टर्न होगा तो फिर जो है वो मजा आएगा। और इंडिया की टीम ऑलरेडी गेम में आगे है, और इंग्लैंड कल के दिन पर अगर 2 विकेट भी गिरे पहले सेशन में, और 2 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड सडनली 5 विकेट डाउन होगा, इंडिया इस मैच को बड़े अंतर से भी जीत सकती है। बट डिपेंड करता है कल के दिन पर। विकेट बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट आपको जो आकाशदीप ने जिस लेंथ पर आके ऑपरेट किया और गेम सेटअप किया है ना, उससे बहुत फर्क पड़ा है। एक गेंदबाज ने आके आपके लिए बड़ा डिफरेंस डाल दिया। और आई थिंक जो ओली पोप वाली गेंद थी, दिस वॉज द बॉल ऑफ दिस सीरीज टिल दिस पॉइंट, आप अगर देखेंगे वो बड़ी ज़बरदस्त गेंद थी। तो दोस्तों ये रिव्यू भी आपको शायद ज़बरदस्त लगा होगा, लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।